मोदी ने रविवार को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 61 फसलों की 109 किस्में जारी की। उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की इन किस्मों से किसानों की जिंदगी में बदलाव आएगा, किसानों का मुनाफा बढ़ेगा और इससे निर्यात भी बढ़ेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से भी मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। फसलों की इन किस्मों के महत्व पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन महत्व पर जोर दिया है और इस मौके पर किसानों ने कहा है कि ये नई किस्में बेहद ही फायदेमंद साबित होंगी, क्योंकि ये उनके खर्च को कम करने में मदद करेंगी और पर्यावरण पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। तो 61 फसलों की 109 किस्में जो हैं वो पीएम मोदी ने जारी कर दी है। जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि कल यानी कि रविवार को बीते दिन पीएम मोदी ने किसानों से संवाद किया था और इस दौरान वो वैज्ञानिकों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए थे। उन्होंने बीज की किस्में जारी करते वक्त किसानों से बातचीत की और किस तरीके से उन्हें फायदा मिल रहा है इसको लेकर के भी उन्होंने चर्चा की है। इसमें जो है डायबिटीज वगैरह, कैंसर से लड़ने की क्षमता है। बात भरतपुर का रुख करेंगे। लगातार बारिश के बाद कई जगह जलभराव के हालात है। बयाना इलाके में 12 से ज्यादा गांव से संपर्क टूट चुका है, लोगों का आना जाना बंद हो गया। गंभीर नदी के बहाव क्षेत्र वाले कई गांव की कनेक्टिविटी भी बंद हो चुकी है और इसके साथ साथ खरेरी कलसाड़ा इलाके में भी टापू पर बसे गांव के चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से वहां से भी संपर्क जो है वो टूट चुका है। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही, आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। तो बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर लोगों को भारी बारिश की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दौसा जिले में तेज बारिश का दौर जारी है। लालसोट में तेज बारिश के कारण कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। लालसोट की गणेश कॉलोनी की तस्वीर सामने आई, जहां कॉलोनी के रास्ते पूरी तरह से जलमग्न है और घरों में भी पानी भरा हुआ है। इतना ही नहीं, घर के कमरे, शौचालय आदि भी जलमग्न हो चुके हैं। लूनी नदी का पानी सांचौर के नेहड़ पहुंचने से किसानों में अब खुशी की लहर है। नदी क्षेत्र में बनी रपट के ऊपर से पानी चल रहा। लूनी नदी में पानी की अच्छी आवक से कई गांव का उपखंड मुख्यालय से संपर्क भी कट चुका है। नदी पर बनी रपट के ऊपर होकर कई जगह से पानी का बहाव साफ तौर से देखा जा सकता है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि लूनी नदी किस तरीके से अपने वेग में बह रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है। सांचौर से ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर उस वक्त लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, खास करके किसानों के, जब लूनी नदी में पानी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ने लगा। बताया जा रहा है किसानों को इससे काफी फायदा होगा, सिंचाई में उन्हें मदद मिलेगी। हालांकि पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से संपर्क कई गांवों से टूट चुका है। और जयपुर का रुख करेंगे। सीएम के निर्देश के बाद एक्शन में अधिकारी नजर आ रहे हैं। एक्शन मोड में प्रमुख सचिव टी रविकांत अधिकारियों को फील्ड में रहने के लिए निर्देशित कर चुके हैं। जेडीसी मंजू राजपाल, जेडीए सचिव हेमपुष्पा शहर के दौरे पर हैं। आवासन आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी शहर का दौरा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मानसरोवर क्षेत्र का निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है। प्रमुख सचिव टी रविकांत भी इलाकों का जायजा ले रहे हैं। तो बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर सीएम के निर्देश के बाद अधिकारी जो है वो अब एक्शन मोड में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। धरातल पर उतरकर वो स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, साथ ही इलाकों का भी दौरा कर निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को तकलीफें हो रही हैं और उनको दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। तो हमने कल रात से ही सभी जो हमारे ऐसे ट्रबल स्पॉट्स हैं वहाँ पे लेबर पहले से रहे। धन्यवाद। ये जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये हमारा एक मेजर ट्रबल स्पॉट है, जहाँ पे लेवल्स डाउन होने की वजह से जो पीछे से पूरा प्रधान मार्ग का पानी आता है उसको क्रॉस करने में काफी टाइम लगता है।
तो अभी जो हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहे हैं, इसमें जो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक तो हम उसके समाधान पे जाएंगे जब मानसून सीजन खत्म हो। लेकिन अभी हाल फिलहाल मैंने डायरेक्शन दिए हैं कि जो हमारी टीम ब्लेड ट्रैक्टर लेके इसको क्लीन करती है, वो पानी निकलने के बाद अपना समाधान प्रारंभ करे, उसकी बजाय वो पहले से स्टेशन रहना चाहिए। एक हम इस पूरे सामने जो 4-5 दिन का हमारा अलर्ट है, उसको देखते हुए एक टीम हम यहीं स्टेशन करवा रहे हैं, ताकि जैसे ही हमें सुविधा हो और जैसे ही समझ में आए कि पानी का फ्लो जिस तरह का है और निकल गया है, तो ये जो कचरे वाली चीजें हैं, ये आप देख रहे हैं जो ट्रॉली, कल यहाँ पे कोई एक ट्रॉली भी पलट गई है, तो ये पूरा का पूरा मलबा अगर हम टाइम से हटा दें तो ये भी अपने आप में एक तरह का समाधान है जो अभी आने वाली बरसात है उसमें कोई भी इनकन्वीनियंस कॉज नहीं हो, उसको इंश्योर कर सकता है। तो पीछे से अभी हम देखते हुए आ रहे हैं, जवाहर सर्कल पर भी अभी हमने देखा, और जवाहर सर्कल के पीछे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी पे, जेएलएन मार्ग पे, जहां जहां पे भी ट्रबल स्पॉट्स बन गए हैं, उनको हम इमीडिएटली टेकअप कर रहे हैं। मैम, द्रव्यवती नदी की बात की जाए, खासकर उसके अंदर जो सुदर्शनपुरा नाले का जो कचरा है वो जमा हो जाता है। द्रव्यवती नदी का जो साफ सफाई का जो रखरखाव का जो जिस कंपनी के पास काम है, वो भी इस बात की शिकायत करते हैं कि जो नाला ही आ जाता है, क्या उसका भी ठोस समाधान ढूंढा जाएगा? देखिए, द्रव्यवती में जो 2 मेजर ट्रबल पॉइंट्स थे, बल्कि मैं कहूंगी कि 3 मेजर ट्रबल स्पॉट थे जिस पे इस साल हमने काम किया है। पिछले 6 महीने से हम सुशीलपुरा वाला जो हमारा पॉइंट है, उसमें एक नया एसटीपी बना के उसको सॉल्यूशन देने का प्रयास हमने किया है। उसमें जो कोर्ट लिटिगेशन है उसको हम लोग टेकअप हमने किया हुआ है, और हमारी कोशिश है कि इस बारिश के बाद पुनः काम वो जो बंद हो गया है वो चालू हो जाए। करतारपुरा और हसनपुरा, ये 2 हमारे ट्रबल स्पॉट हैं जिसमें निगम के जो सीवर लाइन्स हैं उनका पानी आने की वजह से और उस गंदगी की वजह से हमें हमेशा उस एरिया के जो लोग हैं उनको तकलीफ देखनी पड़ती है। तो उसमें भी हसनपुरा में बात करके लोगों को समझाइश करके इस बार हमने जो बची हुई ड्रेन और जो उनका एरिया कवर करना था वो हमने बरसात से पहले किया है। करतारपुरा वाले नाले पर भी जो कोर्ट लिटिगेशन चल रहा है उसको चलते हुए जो अतिक्रमण है उनको हमने चिन्हित कर लिया है और उनको नोटिस देके हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसका एक स्थायी समाधान हम दे सकें। तो देखिए, ये थी हमारे साथ जेडीसी मंजू राजपाल जी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आगामी आने वाले समय में इस तरीके की जो जल भराव की जो स्थिति है उससे मुक्ति पाएगी। खुद जेडीसी जो मंजू राजपाल हैं वो शहर का निरीक्षण कर रही हैं, चाहे जेएलएन मार्ग हो, जवाहर सर्किल हो, नंदपुरी अंडरपास हो, तमाम उन जगहों का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही साथ में जो प्रमुख सचिव जो टी रविकांत है वो भी पूरी जो जायजा ले रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर इंद्रजीत सिंह हैं, वो भी शहर के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में जेडीए सचिव हेम पुष्पा हैं, वो भी विभिन्न जहां पर जल भराव की स्थिति है, चाहे जिला कलेक्टर हो, तमाम अधिकारी जो फील्ड के ऊपर निकले। आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी अविनाश लगातार ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नंदपुरी अंडरपास है जिसमें पानी भर जाता है, जल भराव की स्थिति आती है। कल भी जो 2 वाहन है वो इस अंडरपास के अंदर डूब गए थे। आप यहां पर देख सकते हैं कि तमाम जो मुस्तैदी के साथ यहां पर जो अलग अलग जो चाहे पुलिस प्रशासन हो, अलग अलग जो टीमें हैं, आमजन से लोगों से समझाइश करती हुई यहां पर नजर आती है। ये आप यहां पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से हाल फिलहाल अभी नंदपुरी अंडरपास को बंद किया हुआ है। हमारे साथ यहां पर जो पुलिस के अधिकारी भी मौजूद है। सर, अभी हाल फिलहाल के लिए क्या अंडरपास को बंद कर दिया गया है? हाँ, बिल्कुल अभी बंद। तो आप देख सकते हैं कि जो नंदपुरी अंडरपास है वो हाल फिलहाल के लिए जो कहा जा सकता है कि बंद हो सकता है। यहां पर जेडीसी जो है खुद शहर का निरीक्षण करने के लिए निकली कि क्या कुछ स्थिति है, उसको लेकर निरीक्षण किया जा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता रोशन लाइव जुड़ चुके हैं। रोशन, सीएम के निर्देश के बाद एक्शन में अधिकारी हैं, आपको इसका धरातल पर कुछ असर होता दिखाई दे रहा है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक्शन के बाद में जो अधिकारी हैं वो फील्ड के ऊपर निकले हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि खुद जो जेडीसी मंजू राजपाल हैं वो भी आप कहा जा सकता है कि शहर के विभिन्न इलाकों का जो निरीक्षण कर रही है, दौरा कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभी इस वक्त जेडीसी मंजू राजपाल जो हैं वो नंदपुरी अंडरपास के ऊपर यहां पर मौजूद हैं। जेडीए के जो चीफ इंजीनियर हैं वो भी उनके साथ तस्वीरों के अंदर देखे जा सकते हैं। हाल फिलहाल जो नंदपुरी अंडरपास में जो वाहनों का आवागमन है वो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि एक ओर का जो आवागमन है वो रोक दिया गया है। जेडीसी मंजू राजपाल ने स्पष्ट यहां पर जो इंजीनियर्स हैं उन्हें निर्देश दिए हैं कि इस तरीके की जो जल भराव की जो स्थिति अंडरपास में वो नहीं आए, इसको लेकर पुख्ता जो समाधान है वो किए जाए। हमारे साथ खुद जेडीसी मंजू राजपाल जी। मैम, आप लगातार डायरेक्शन दे रही हैं, क्या स्थिति है अभी राजधानी जयपुर की?
देखिए, स्थिति ऐसी है जिसमें मैं कहूंगी कि हम जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि वो धैर्य रखें, साथ दें और हमारा जो अपना कंट्रोल रूम है उस पर संपर्क कर लें, वहां हमें सूचना कर दें। समय से अगर हमें सूचना मिल जाती है, आज सुबह से हमने अपने सारे एक्सीएंस को, सारे डीसी रोशन नजर बनाए रखना। आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया तस्वीरें पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश की वजह से जयपुर जो है वो जलमग्न होता नजर आ रहा है। शहर के कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थितियां देखने को मिली तो कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश की वजह से कई जगहों पर हादसे भी हुए हैं। ये 5 तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर सुभाष चौक, ननपुरी अंडरपास, सीकर रोड, जयपुर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन रोड की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी बारिश की वजह से किस तरीके से जयपुर में जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा चुकी हैं। भारी बारिश की वजह से जहां जल जमाव हुआ है तो उसकी वजह से जाम की स्थितियों से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है और निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस्सी का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, कानौता बांध में 5 युवकों के डूबने का एक मामला सामने आया। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने 5 के शव बाहर निकाल लिए। तकरीबन 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। पुलिस ने सभी शव एसएमएस अस्पताल की मोर्ची में रखवा दिए हैं। साथ ही जानकारी है कि पिकनिक मनाने के लिए यहां युवक गए हुए थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। तो बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर जयपुर ग्रामीण बस्ती में 5 युवक जो है बताया जा रहा है कि वो पानी में डूब गए थे, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। हालांकि जैसे ही प्रशासन को इस मामले की जानकारी मिली तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 5 के शव बरामद कर लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। हिंडौन शहर में बने बाढ़ के हालात तीसरे दिन भी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। लगातार हो रही बारिश ने लोगों के साथ प्रशासन की मुसीबतें भी बढ़ा दी। लगातार बारिश के कारण जल स्तर कम नहीं हो रहा, कहीं दूसरी ओर लोगों को तक पहुंचने वाली मदद में भी परेशानी आ रही। सोमवार को तीसरे दिन सुबह से ही बारिश का दौर जारी रहा, जिसके कारण कॉलोनी और बाजारों में जल स्तर और ज्यादा बढ़ने लगा। हालांकि प्रशासन की ओर से जल निकासी के प्रबंध जरूर किए जा रहे, लेकिन वह नाकाफी साबित हो रहे हैं। संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा और आईजी राहुल प्रकाश भी हिंडौन में डेरा डालकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही प्रशासन के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संगठन द्वारा बाढ़ के पानी के में फंसे लोगों तक भोजन, पानी, दूध पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा। बाढ़ से प्रभावित लोगों को पिछले 3 दिनों से बिजली आपूर्ति बंद होने के कारण परेशानी और ज्यादा बढ़ चुकी है। मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण पूरी तरह मदद के लिए सूचना भी नहीं दे पा रहे हैं वो लोग। प्रशासन और सामाजिक संगठनों के द्वारा ट्रैक्टर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जयपुर का रुख करेंगे। होटल हयात में 1.5 करोड़ के गहने चोरी होने के मामले में कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि एमपी के राजगढ़ में बाल अपचारी और उसके 2 साथी बदमाश दबोचे गए। 8 अगस्त को तेलंगाना के कारोबारी नरेश कुमार गुप्ता की बेटी के समारोह में वारदात को इन आरोपियों ने अंजाम दिया था। मोहाना इलाके में होटल हयात में शादी समारोह में जेवर और नकदी से भरा बैग चुराकर आरोपी फरार हो गए थे। सीसीटीवी के आधार पर जयपुर पुलिस ने अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क किया और ये सीसीटीवी फुटेज जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। एमपी पुलिस ने कांवड़ यात्रा में नाबालिग को पकड़ा, फिर 2 और बदमाशों को दबोचा गया। बताया जा रहा है कि एमपी के एडीजी इंटेलिजेंस जयदीप प्रसाद को इनपुट मिला था। एमपी के राजगढ़ जिले में आरोपियों की पकड़ के लिए फिर 7 टीमों का गठन किया गया। जयपुर और मध्य प्रदेश पुलिस के ज्वाइंट प्रयासों से जल्द ही ये वारदात की गुत्थी सुलझ गई है। अब बदमाशों को पकड़कर जयपुर लेकर मोहाना थाना पुलिस आएगी। तो 1.5 करोड़ से ज्यादा के गहने चोरी के मामले में पुलिस को कामयाबी मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि एक बाल अपचारी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि आरोपी जो है वो गहने और नकदी चुरा करके फरार हो गए थे, जिसके बाद होटल में लगे सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
और कई राज्यों की पुलिस से भी संपर्क साधा गया। संयुक्त कार्रवाई में बताया जा रहा है कि ये जो कामयाबी है ये राजस्थान पुलिस को मिली है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एमपी में पुलिस ने कांवड़ यात्रा में बताया जा रहा है कि एक नाबालिग को पकड़ा था। होटल हयात से इस चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जो है वो रफू चक्कर हो गए थे। हालांकि अब ये पुलिस की गिरफ्त में है, इनसे पूछताछ की जाएगी। जयपुर लेकर के आ रही है पुलिस। पूछताछ में क्या खुलासे होते हैं, पहले भी क्या ऐसी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है, ये जानकारी सामने निकल कर आएगी। जयपुर का रुख करेंगे। कोटड़ा के बिकरनी स्कूल में छात्रों ने ताला लगा दिया। अध्यापकों की कमी से ग्रामीण और विद्यार्थी जो हैं वो बेहद नाराज हैं। छात्रों के साथ अभिभावक और ग्रामीणों ने बाजार बंद कर दिया। उदयपुर कोटड़ा मार्ग को जाम लगा दिया गया। 5 अध्यापकों के भरोसे 670 बच्चों का भविष्य जो है वो चल रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण और बच्चे दोनों ही काफी नाराज। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हालांकि मौके पर पहुंचे हुए हैं। समझाने की कोशिश जो है वो अभिभावकों को की जा रही है और साथ ही बच्चों को समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि जाम को खुलवाया जाए और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बढ़ाई जाए। उधर हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने वक्फ बोर्ड पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बोर्ड लैंड जिहाद में संलिप्त है और ना कीमती जमीनों पर अवैध कब्जे वहां पर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बोर्ड का मूल उद्देश्य खत्म हो चुका है, ऐसे में इसमें संशोधन की जरूरत। वक्फ एक्ट 1995 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहां सदन में आना पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड पर बाल मुकुंद आचार्य का निशाना। वक्फ बोर्ड में लैंड जिहाद चल रहा है। बेशकीमती जमीनों पर बोर्ड कर रहा है कब्जा। कांग्रेस ने वक्फ कानून में कई कमी छोड़ी, इसमें संशोधन की सख्त जरूरत। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश किया, जिस पर विपक्ष के हंगामे के बाद वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी गठित कर दी गई है। वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने वक्फ बोर्ड पर जम करके निशाना साधा है। जो पुराने कानून में कुछ विसंगतियां रही है, कुछ कमियां रही है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। ये लैंड जिहाद चल रहा है, जमीनों पर कब्जा करने का काम चल रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में जहां देखे वहां हरे रंग का एक बोर्ड लिखा होता है वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड को इतनी क्या भूमि अतिक्रमण की आवश्यकता पड़ रही है कि चारों ओर ये वक्फ बोर्ड अपनी भूमियों का अतिक्रमण करता है। फिर एक देश एक कानून की हम बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि इनका कोर्ट अलग होगा, नियम कायदे अलग होंगे और वहां का फैसला मान्य होगा। और ऐसा क्या कानून बना दिया कांग्रेस ने कि किसी की भी जमीन हो उसको नोटिस नहीं दिया जाता और वक्फ बोर्ड अपना बोर्ड लगा के कब्जा कर लेता है। तो इसमें परिवर्तन होने की आवश्यकता है। समय अनुरूप परिवर्तन परंपरा है, तो अगर कुछ कमियां कांग्रेस की तरफ से रही है तो उसे परिवर्तन होना ही चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खुद उनकी विधानसभा में बहुत से मुस्लिम परिवारों को इस बोर्ड ने बेघर कर दिया। कांग्रेस ने यह बोर्ड बना करके बहुत बड़ी गलती की है, जबकि भारत में हिंदुओं को अपने आराध्य की पूजा अर्चना के लिए कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। संविधान में एक देश एक नियम बने ताकि सभी लोग समानता से रह सके, इसलिए इसमें संशोधन की जरूरत है। हम सबको पता है कि देश का बंटवारा किस विषय पर हुआ था। जिसको जो जिधर जाना था उसने तय कर लिया था। फिर उसके बाद भी कांग्रेस ने लेकिन ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि आज देश में सनातनी हिंदू अपने आराध्य अपने देवी देवताओं के मंदिर के लिए भी उसे कोर्ट जाना पड़ता है। और इसी देश में वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनों का गोरख धंधा चल रहा है। मेरी स्वयं की विधानसभा हवा महल में मैंने अनगिनत मामले निकाले हैं। कब्रिस्तान, वक्फ बोर्ड और मदरसों के नाम पर जमीनें कब्जा ली गई है और उन जमीनों में जो पुराने समय से रहते आ रहे थे लोग, उनको वहां से निकाल दिया गया है। मुस्लिम समाज के लोगों की ही शिकायत जो मैंने लाइव दिखाई है, 100-200 परिवार मुस्लिम समाज के ही इन भूमियों पर रहते थे, उनको भी निकाल दिया। और भूमि लेने के पश्चात क्या किया, भूमि लेने के बाद उन भूमि को स्कूल पर किराए पे दे दी, बाजार बना के उसका किराया ले लिया, पट्टे काट दिए या वक्फ बोर्ड के मेंबर्स बनकर आपस में पट्टे बांट लिए। ये गोरख धंधा चल रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पर। तो इस पर अगर संशोधन होता है
तो बहुत अच्छी बात है, एक देश एक कानून की हम बात करते हैं। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन करते हुए कहा कि यह बिल निश्चित रूप से गरीब मुसलमान के हित में उठाया गया एक कदम है। वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी उस पे इंक्रोचमेंट की शिकायतें आ रही थी, उनका रेगुलेशन को लेकर के शिकायतें आ रही, किराया कौन दे रहा है कौन ले रहा है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी। उसको लेकर के अल्पसंख्यक मंत्रालय में मुस्लिम समाज द्वारा ही शिकायतें आ रही थी, तो उसको लेकर लंबे समय से अध्ययन चल रहा था और बहुत सी बैठकें हुई, मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों से वार्ता हुई। उसके बाद ये जो वक्फ बोर्ड को परिवर्तित करने का, अमेंड करने का जो एक बिल हमने तैयार किया, उसको हमने लोकसभा में इंट्रोडक्शन के लिए हम लेकर के आए। और जब इंट्रोडक्शन को लेकर के हम आए तो विपक्ष ने बहुत हंगामा किया। बाल मुकुंदाचार्य ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही वक्फ बोर्ड कानून पास होगा और इस तरह के लैंड जिहाद पर लगाम लगेगी। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। 5 अगस्त से अब तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा ही नहीं रुक रही। हालात ये हो गए कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस जमात के कट्टरपंथियों के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले मत करो। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि बांग्लादेश में मौजूद कट्टरपंथी अब बांग्लादेश को दूसरा अफगानिस्तान बनाने में जुट चुके हैं। हिंदुओं पर हिंसा, बारूद बना बांग्लादेश। इन दो तस्वीरों में बारूद बन चुके बांग्लादेश की खूनी हकीकत दिख रही है। ये वो बांग्लादेश है जहां रहने वाले 1,35,00,000 हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। ये वो बांग्लादेश है जहां हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा और जलाया जा रहा है। ये वो बांग्लादेश है जहां हिंदू बेटी, बहुओं और माओं के साथ गैंगरेप किए जा रहे हैं। ये वो बांग्लादेश है जहां 15 साल तक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने वाली शेख हसीना को अपने पीएम आवास से जान बचाकर भागना पड़ा है। ये वो बांग्लादेश है जहां प्रधानमंत्री आवास को लूटा गया, जलाया गया है। ये वो बांग्लादेश है जहां बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर हथौड़े चलाए गए, उनकी प्रतिमा को जमीन पर उठाकर पटक दिया गया। बांग्लादेश बर्बाद हो रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे महज 45 मिनट के अंदर बांग्लादेश के मुकद्दर पर जमात-ए इस्लामी का कब्जा हो चुका है। अब बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनने जा रहा है। एक तरफ आवामी लीग की मुखिया शेख हसीना का वजूद खत्म हो रहा है, तो वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का चेहरा बनी खालिदा जिया का कट्टरपंथी मिशन बांग्लादेश में जड़ें जमा चुका है। बेहद गुस्से से भरे हिंदुओं ने प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की। नारे लगाते हिंदुओं ने साफ किया कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, इसके लिए हमने खून दिया है, जरूरत पड़ी तो फिर से खून देंगे, बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है, बहुत प्रॉब्लम है। भाई है, हिंदू भाई बुद्ध भाई जो हैं उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। बांग्लादेश के 64 जिलों में 52 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू और अल्पसंख्यकों पर सबसे भीषण हमले किए गए, हिंदुओं को मारा गया, हिंदू महिलाओं के साथ गैंगरेप तक किए गए और अभी भी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के उत्तरी ढाका, दक्षिणी ढाका, चटगांव, गोपालगंज, खुलना, सिलहट, राजशाही, मैमनसिंह, रंगपुर, बरिसाल, कुमिला, गाजीपुर और नारायणगंज में जमकर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में गृह युद्ध, हसीना वर्सेस खालिदा। पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश में क्या क्या हुआ है, जरा ये भी जान लीजिए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों और उनकी पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के सैनिकों पर हमला किया है। खबर के मुताबिक बांग्लादेश के गोपालगंज में आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने सेना पर हमला किया।
अवामी लीग ने शेख हसीना की वापसी की मांग को लेकर रैली बुलाई थी। इसमें गोपीनाथपुरा और जलालाबाद यूनियन के हजारों समर्थक शामिल थे। शेख हसीना के समर्थकों ने ढाका खुलना राजमार्ग बंद कर दिया। जैसे ही सेना ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया और गोलियां चलाई, तभी भीड़ ने सेना पर हमला कर दिया। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे बिग ब्रेकिंग में।